morning, my dear students. You are welcome in the online tutorial of Part Public School. Dear students, today we are going to start new unit number 3, Part B, Friction. Part A has been deleted for wrong syllabus. Now start friction. First of all, definition of the friction, cause of the friction, types of the friction, why kinetic friction is always less than the limiting friction. I have linked all notes in the description, so kindly go to the description and download the notes from the description. Now I am explaining each and every definition, each and every type of the friction, but content, written work you can write from the notes. Now start definition of the friction. As you all know about the friction, friction is just the opposite force. It is just the opposite force which opposes the motion, of body. Friction is just the opposite force, and also you can say to the friction it is the reactionary force. This is the reactionary force. This is the reactionary force. Now what is the cause of the friction? अगर बेटा हम कॉज की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के कॉज बनते हैं, ओल्ड व्यू होता है और एक मॉडर्न व्यू होता है। ओल्ड व्यू में तुम आज तक पढ़ते आए हो कि जितना सरफेस रफ होगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा, वो ओल्ड व्यू कॉज है, ओल्ड व्यू रीजन दिया जाता है। अब जो मॉडर्न व्यू है हमारे पास, मॉडर्न व्यू क्या कहता है कि जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्या रीजन होता है स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन क्यों ज्यादा हो जाता है? तो ऐसा है कि जितना सरफेस स्मूथ होगा, जैसे अगर ये स्मूथ सरफेस है, इस पे अगर मैं अपने पाम को स्लाइड करने की कोशिश करूँ मुझे बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज मेरा पाम और ये जो भी सनमाइका है ये दोनों स्मूथ सरफेसेस हैं, इनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कांटेक्ट में आ जाते हैं। जितने ज्यादा एटम्स कांटेक्ट में आएंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा उतना ही फिर फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा। और दिस पॉइंट अगर तुमने कभी नोट किया हो बेटा, जो रेसर कार्स होती हैं या रेसर बाइक्स होती हैं उनके जो टायर होते हैं उनमें ग्रूव्स नहीं होते, बिल्कुल प्लेन टायर होते हैं, बिल्कुल स्मूथ टायर होते हैं। क्यों? उनकी रोड्स भी बहुत स्मूथ होती हैं। उन दोनों में इतनी स्मूथ रोड हो जाती है और इतने स्मूथ टायर हो जाते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उनका बहुत ज्यादा हो जाता है, वो हाई स्पीड पे भी मूव कर सकते हैं विदाउट स्किडिंग ऑफ। बट हमारे ऐसा नहीं होता, हमारे में रफ टायर होते हैं जिनमें बहुत ग्रूव्स होते हैं और सेकेंडली रफ रोड्स होती हैं। तो हम फर्स्ट कॉज को यूज करते हैं जो ओल्ड व्यू कॉज है। ओल्ड व्यू कॉज में हम इरेगुलरिटीज की बात करते हैं कि जितना सरफेस इरेगुलर होगा उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। बट मॉडर्न व्यू कहता है कि जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना ही फ्रिक्शन ज्यादा होगा। अगर तुम्हें मेरी बात पे फेथ नहीं है तो एक काम करो, इरेजर लो, रबड़ लो और उसको अपनी विंडो के ग्लास पे स्लाइड कर देखो, तो उस रबड़ को विंडो के ग्लास पे स्लाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? जो ग्लास है और जो रबड़ है, जो इरेजर है, बहुत स्मूथ है, दोनों के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का कांटेक्ट होगा। मतलब रबड़ के सरफेस के एटम्स और ग्लास के सरफेस के एटम मैक्सिमम कांटेक्ट में आ जाएंगे। जितने कांटेक्ट में ज्यादा एटम्स आएंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, उतना ही तुम्हारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? ओके, तो नोट्स में जब तुम चेक करोगे तो दोनों व्यूज लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन किया होगा दोनों व्यूज को अच्छे से, तो नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, वहीं से तुमने नोट्स अपने बनाने हैं। नोट्स प्रॉपर बनने चाहिए, नोट्स में कोई ऐसा ना हो। हाँ, पार्ट ए की अगर हम बात करें बेटा, पार्ट ए के लिए मैं तुम्हें ऑलरेडी नोट्स सेंड कर चुका हूँ। 9th क्लास के मैंने तुम्हें नोट्स सेंड किए थे, ठीक है। उस नोट्स को भी मैं इसकी वीडियो में लिंक कर दूंगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है पार्ट ए के तो उस नोट्स को भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। उसमें क्या है, न्यूटन्स के लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, उसके बाद इंपल्स क्या है। एक वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे कभी अगर हमें जरूरत लगी तो, ठीक है। लेकिन तुम्हें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। नोट्स रीड करोगे तो आई थिंक तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, तो आई थिंक तुम्हें ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, जो हमारा ये पार्ट बी स्टार्ट हुआ है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा। ये वाला पार्ट और एक इसके आगे पार्ट आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दो पार्ट है पार्ट बी के अंदर, फ्रिक्शन एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इन दोनों पार्ट्स में से हर टाइम तुम्हें जितने भी तुम्हारे पेपर होंगे, चाहे सितंबर एग्जाम हो, दिसंबर एग्जाम हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, चाहे कोई वर्कशीट हो, पर इन दोनों पार्ट्स में से क्वेश्चंस तुम्हें डेफिनेटली मिला करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही इन दोनों पार्ट्स में बनते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से हम नाउ टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। टाइप्स कितनी है? एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, तुम देखते रहोगे लिखते रहोगे, नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता तो उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन एक जैसे ही फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन में एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बेसिकली हम जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज द, नोट्स में तुम्हें मिलेगा बेटा, ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। दिस इज द ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये अपने आप को कैसे ऑटो एडजस्ट करते हैं? तो इसके लिए हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। ये एक सरफेस है और ये एक बेटा ऑब्जेक्ट है। दिस इज द वन ऑब्जेक्ट। ये सरफेस में और इस ऑब्जेक्ट में जो कांटेक्ट है, फ्रिक्शनल फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स, आल्सो नोन एज द कांटेक्ट फोर्स। जो कांटेक्ट है उसके बारे में फ्रिक्शन है। मैं क्या करता हूं, मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर की साइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स लगा, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं समझ गया कि इसके पास फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स को मैं स्मॉल f से लिखता हूं, फ्रिक्शन फोर्स। ये मेरा जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स लगने के बाद भी ऑब्जेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसके पास क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। अब अगर मैं बेटा 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूं अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाता है? 10 न्यूटन हो जाता है। अगर मैं अपना अप्लाइड फोर्स 15 न्यूटन करता हूं, मैं देखता हूं 15 न्यूटन मैंने अप्लाइड फोर्स लगाया, अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? 15 न्यूटन हो गया। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन करता हूं, ये 10 हो जाता है। मैं 15 न्यूटन करता हूं, ये 15 हो जाता है। मैं 20 न्यूटन कर देता हूं फोर्स अपना, तो मैं क्या देख रहा हूं? ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसने अपने आप को 20 न्यूटन कर लिया। ये अपने आप को देखते जाओ, फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटो एडजस्टिंग फोर्स। अब उसके बाद मैं देखता हूं कि जैसे ही मैं 20.1 न्यूटन करता हूं, तो ये मूव करने लग जाता है। इट्स अबाउट टू मूव। तो ये अगर ये मूव करने लग जाता है, तो इसका मतलब बेटा इसकी जो लिमिट थी, मैक्सिमम जो लिमिट थी इसकी अपोज करने की, वो थी 20 न्यूटन। तो ये जो 20 न्यूटन फोर्स है, इसको तुम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। 20 न्यूटन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन इन मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स। इससे ज्यादा उसकी हिम्मत नहीं है कि वो इस ऑब्जेक्ट को रोक सकेगा। ठीक है, अगर अब तुम अपने अप्लाइड फोर्स को 20 न्यूटन से भी ज्यादा इंक्रीज करोगे, 20.1 भी करोगे, तब भी ये मूव करेगा, ओवरकम हो जाएगा फ्रिक्शन। तो 20 न्यूटन को क्या मानना है यहाँ पर? 20 न्यूटन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेटा जितने, अब यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं, जितने भी लॉज हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे बने हुए हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन पे लॉज बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी और फ्रिक्शन के लॉज बने, सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉज होते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन जब आ जाता है उस टाइम पे लॉज क्रिएट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये है, तुम्हें लिमिटिंग फ्रिक्शन पता लग गया, ऑटो एडजस्टिंग वर्ड समझ आ गया, ठीक है। और हाँ, इसमें एक वर्ड हम यूज किया करेंगे, अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू मूव। अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू मूव का मतलब होगा कि हम मैक्सिमम फोर्स पे पहुंच चुके हैं। अगर अब इसके ऊपर तुमने 0.1 भी अपना फोर्स इंक्रीज किया, देन इट विल डेफिनेटली मूव। अबाउट टू मूव का मतलब होता है कि वो मूव होने को तैयार है। ऐसी सिचुएशन में अगर ये न्यूमेरिकल में वर्ड आएगा अबाउट टू मूव, तो हमें क्या करना है उस टाइम पे? अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स को इक्वल कर देना। मतलब जितना तुमने अप्लाइड फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है। अब फ्रिक्शन फोर्स की लिमिट आ चुकी है, वो इसके बाद इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करोगे तो ये मूव करेगा। तो अबाउट टू मूव का एक फंडा याद कर लेना कि फॉर अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट दिस पॉइंट? उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद आता है बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो रेस्ट में होता है, इसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, रेस्ट में रहता है। ध्यान रखना, जिसको तुम ऑटो एडजस्टिंग फ्रिक्शन बोलते हो, अपने आप एडजस्ट करता रहता है। फिर इसी स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट आ जाती है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। देन कम्स टू द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की दो टाइप्स होती है बेटा, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऐसे खींच लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो ऐसा क्यों होता है? छोटी क्लासेस में तुमने कुछ रीजंस पढ़े होंगे, और यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा, व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम क्यों होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ये था मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम पार्ट था दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। और कभी-कभी ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अभी हमने पढ़ा कि जो फ्रिक्शन है ये कांटेक्ट फोर्स है, जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा। Now
अगर मैं कांटेक्ट की बात करूं, अगर तुम किसी चीज को स्लाइड करोगे, तो अगर मैं किसी चीज को स्लाइड करूंगा तो उसका कंप्लीट सरफेस यहाँ पर टच करेगा सरफेस के साथ, मतलब एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज कर जाएगा। अगर तुम किसी चीज को रोल करते हो तो उसके लिए तुम्हें सर्कुलर शेप चाहिए। रोल करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले बेसिक नीड है कि वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर शेप का होना चाहिए। अब सर्कुलर शेप में सिर्फ इतना सा पॉइंट ही तो टच करेगा सरफेस पे, मतलब बाकी तो पॉइंट क्या होगा, बाकी पॉइंट तो सारा गैप होगा, ये तो गैप यहाँ पे तो एयर होगी, गैप होगा। तो कांटेक्ट ऑफ जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है सर्कुलर रोलिंग के टाइम पे, जिसे हम सर्कुलर बोलते हैं, सर्कुलर शेप में वो लेस हो जाता है, लीस्ट हो जाता है, यू कैन से लीस्ट एरिया ऑफ कांटेक्ट। और अगर स्लाइडिंग की बात करें जिसमें कंप्लीट टच होता है एरिया, तो उसके अंदर एरिया ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो जाता है, और जिसके कारण से तुम्हारा फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। और हम कहते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, अब तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। कैसा एग्जांपल है, क्योंकि एक ऐसा एग्जांपल है जो सबने ही मेरे ख्याल से हर किसी ने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। जब अभी तक तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आगे हम पता नहीं थोड़े से मॉडर्न हो जाएं तो शायद ऑब्जर्व ना करें। तो वो एग्जांपल है जो तुम्हारे घर में एलपीजी का सिलेंडर आता है। अगर तुम सिलेंडर को ऐसे स्लाइड करोगे तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो सिलेंडर वाला भी क्या करता है, सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ले आकर रोल करवा देता है, तो सिलेंडर ऐसे रोल करता हुआ इजीली मूव कर जाता है। स्लाइड करना मुश्किल होता है क्योंकि स्लाइडिंग के टाइम पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, रोलिंग के टाइम पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है। इतनी हैवी ऑब्जेक्ट, इतना हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी सिलेंडर भी इजीली रोल कर लेता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में क्यों ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब एलपीजी डायरेक्ट आ गई है घर में सप्लाई। तो आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। बाकी नोट्स में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। चलिए फटाफट से ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो 3 फ्रिक्शंस के बीच में ग्राफ बनेगा। कौन कौन सा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में ये अप्लाइड फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स मैं यहाँ पे लगाऊंगा FA, ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्मॉल f से लिखूंगा मैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, और नीचे मैंने R लिख दिया, दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिफ्टिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। पहले होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टार्ट होता है तुमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ गया, ऑटो एडजस्ट हो रहा है, बढ़ता गया, उसकी एक लिमिट आ गई। अब इससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ सकता, इतने फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग इतना तुम्हारा फ्रिक्शन आ रहा है। अगर तुमने अभी और भी अप्लाइड फोर्स लगाया तो वो मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, मींस मैक्सिमम वैल्यू। अब इससे भी अगर तुमने आगे फोर्स लगाया तो तुम्हारे पास एक काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ना तो बंद हो जाएगा, लेकिन फोर्स बढ़ाओगे तो तुम्हारी मोशन आ जाएगी। तो दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। इट दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। दिस इज द मैक्सिमम limiting friction, maximum value of the static friction. Then after the limiting friction there will come the kinetic friction. Okay students, laws of friction, yes, last topic रहता है हमारा laws of friction। हमारे पास basically 5 laws होते हैं, तो start करते हैं, easy होते हैं laws इसके। जो हमारा first law है, first law of the friction की अगर हम बात करें बेटा, तो first law क्या कहता है, अभी हमने पढ़ा कि first law मतलब एक जितने भी हमारे लॉज हैं बेटा, मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो सारे के सारे किस पे बने, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर बने। पहली बात ये ध्यान रखना, वो स्टैटिक फ्रिक्शन पे काइनेटिक फ्रिक्शन के नहीं है। उनमें जब भी बात की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात की जाएगी। फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो नोट्स ओपन कर सकते हो बेटा तुम अपने, और फर्स्ट लॉ को रीड कर सकते हो। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट टेंजेंशियल, यस, कि जो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर दैट इज वन ऑब्जेक्ट और ये सरफेस है, ये कांटेक्ट है, तो जो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट है उस कांटेक्ट से टेंजेंट ड्रॉ कर दो बेटा। इसलिए हम कहते हैं कि ऑलवेज फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट। जोन से फोर्सेस टेंजेंट के अलोंग एक्ट करते हैं, दिस आर आल्सो नोन एज द टेंजेंशियल फोर्सेस, उनको हम टेंजेंशियल फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है उसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट इज अबाउट जस्ट अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द सरफेस। ओके, अगर रोलिंग फ्रिक्शन की बात करूं तो टेंजेंट कैसे बनेगा, तो रोलिंग फ्रिक्शन में ये कांटेक्ट में आएगा तो यहां टेंजेंट बन जाएगा, सिंपल। वैसे अगर किसी को टेंजेंट नहीं पता तो वो भी देख लो, वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूं।
टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमारे सर्कल को बाहर से टच करके निकल जाता है, ठीक है। और बार बार हम कर चुके हैं कि अगर किसी सर्कुलर मोशन में हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन, देन वी हैव टू टेक टेंजेंट। चलिए, फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है, सेकंड लॉ की बात करते हैं। रीड द सेकंड लॉ। इट ऑलवेज अपोजेस द इंटेंशन ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी। हमेशा ये इंटेंशन का मतलब है जहां पर बॉडी मूव करना चाहती है, ये हमेशा उस चीज को अपोज करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना नोट्स में अपने। इंटेंशन को की जो इंटेंशन है ये उसको अपोज करेगा, क्योंकि इसके बेसिस पर हम डेरिवेशंस करेंगे इसकी। तो इंटेंशन वर्ड तुम्हें काफी हेल्प करेगा कि फ्रिक्शन अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो तुम इंटेंशन देखो कि ऑब्जेक्ट मूव कहां पे करना चाहता है, तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट मिलेगा तुम्हें हमेशा, ठीक है। इट ऑलवेज अपोजेस टू द इंटेंशन ऑफ द मूविंग बॉडी। चलिए, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड लॉ इज द मच इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि यहाँ से तुम्हें एक छोटी सी या ये लगा लो कि फ्रिक्शन का एक छोटा सा फॉर्मूला भी मिलेगा। अभी हम करेंगे धीरे धीरे और डेरिवेशंस करेंगे, लेकिन थर्ड लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थर्ड लॉ क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थर्ड लॉ को लेके, क्योंकि उनका ना कंसेप्ट चेंज हो जाता है। कंसेप्ट कैसे चेंज हो जाता है थर्ड लॉ में? हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। बेटा वही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9th क्लास और +1 क्लास में कुछ चेंजेस आते हैं। 9th क्लास में जो तुमने फ्रिक्शन पढ़ा वो जस्ट एक बेसिक फ्रिक्शन था, +1 में थोड़ा सा डीप हो जाता है। अभी जैसे मैंने एक ओल्ड व्यू और मॉडर्न व्यू तुम्हें बताया कि ओल्ड व्यू तुम 9th में पढ़ के आए हो, मॉडर्न व्यू तुम्हें अब यहाँ पर पढ़ना है कि मॉडर्न व्यू क्या है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि जो हमारा फ्रिक्शन है, अभी तक तुम करते आए हो कि जितना कांटेक्ट बढ़ता जाएगा उतना फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मैं सिंपल सी बात करूंगा कि जो फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्शन फोर्स पे। रिएक्शन फोर्स क्या है इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, या तुम ये भी याद कर सकते हो। इसका सिंपल मेथड बताता हूँ तुम्हें याद रखने का कि फ्रिक्शन कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन डिपेंड करता है मास पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। नॉट वी कैन से मास, वी शुड से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना वेट ज्यादा होगा फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट का, उतना ही तुम्हें फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो वेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द साइंस लैंग्वेज, इन द फिजिक्स लैंग्वेज। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास मास m है, तो उस मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट आ जाएगा। पढ़ा होगा ना तुमने, वेट इज इक्वल टू व्हाट? वेट इज इक्वल टू mg, ठीक है। तो ये बेटा तुम्हारा आ जाएगा क्या? वेट। और इस वेट को बैलेंस करने के लिए अगर तुम्हें न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, तो अगर मान लो ये टेबल है, टेबल पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो ये टेबल का कोई सरफेस होगा, ठीक है। ये वेट ब्लॉक अपने वेट के कारण इस टेबल के सरफेस को क्या करेगा? पुल करेगा, नीचे की तरफ दबाएगा, और उसका रिएक्शन फोर्स देगा ये टेबल का सरफेस। क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई तुम्हें दबाएगा तो तुम उसको भी दबाओ, ठीक है। अगर कोई मतलब अगर मेरे ये पेन से मैं अपने पाम को प्रेस कर रहा हूं, तो पाम इस पेन पे भी फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन थर्ड लॉ। तो दैट मींस ये टेबल का सरफेस इसको रिएक्शन फोर्स देगा, जिसको हम बोलेंगे R। या नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है इसको, N से भी लिख सकते हो या फिर NR भी लिख सकते हो। दैट इज व्हाट दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल क्यों लगा वर्ड? नॉर्मल का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी लाइन, ये 90 डिग्री पे फोर्स लगेगा और ये बैलेंस करेगा इस mg को, वेट को। हम कहते हैं ना अगर फोर्स लगता है तो बॉडी मूव करने लग जाती है, यहाँ पर मूव क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ये बैलेंस्ड फोर्स है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। जब फोर्स इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, तब वो कभी भी मूव नहीं करता ऑब्जेक्ट। चलिए, तो इसके लिए बेटा मैं तुम्हें ऑलरेडी समझाता आ रहा हूँ कि पार्ट 1 हमारा थोड़ा सा डिलीट हो गया, तो तुम्हें उसके लिए प्रॉब्लम फेस करने की नीड नहीं है। 9th क्लास की वीडियोस भी देख सकते हो, और मैंने उसके तुम्हें नोट्स ऑलरेडी सेंड कर दिए, नोट्स रीड करो, वीडियोस देखो और क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी को पार्ट A करना है तो 9th क्लास का यूनिट 2 जो YouTube पे मेरा अपलोड हुआ है तो वो देख लेना, ठीक है। चलिए, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया और ये वेट हो गया। तो हम कहते हैं कि जितना ज्यादा वेट होगा तो उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा, क्योंकि जितना वेट ज्यादा होगा ये ऑब्जेक्ट उतने ही ज्यादा फोर्स से इसको क्या करेगा? प्रेस करेगा टेबल को, फिर टेबल उसको उतना ही ज्यादा रिएक्शन देगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, वेट बढ़ता जाएगा, रिएक्शन बढ़ता जाएगा। तो हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। वेट ना बोलकर हम रिएक्शन वर्ड बोलते हैं, तो एक ही बात है ना। क्यों बोलते हैं रिएक्शन वर्ड? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिएक्शन में भी फोर्स है।
तो अभी हम देखेंगे जब हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेज, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रहेगा बेटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में तुम रिएक्शनरी फोर्स के बीच में वेक्टर लगाओगे। तो देखना जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन करेंगे, लेट्स सी। चलिए ये mg हो गया और ये हमारा रिएक्शन फोर्स हो गया। तो हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन। ध्यान से पढ़ोगे इसको, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिएक्शन को nr से लिख सकते हो, n से लिख सकते हो, r से भी लिख सकते हो, तो जिसे मर्जी लिख लो। नोट्स में r से लिखा इसलिए मैं r यूज कर लेता हूं, कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर मैं लिखता हूं बेटा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है is directly proportional to r। r is what, r is the normal reaction। proportional का यहाँ से मैं साइन रिमूव कर दूंगा, तो यहाँ पे लग जाएगा न्यू, this is the new, और न्यू r, what is the new, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं here new is coefficient of, this is the coefficient of friction। ये फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होता है बेटा, जो हमें लैब के अंदर फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, हर मटेरियल का अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, प्लास्टिक का अलग होता है, वुड का अलग है, मार्बल का अलग है, सबका अलग रहेगा। तो देखते हैं बेटा, ये समझ आ गया तुम्हें, प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करके क्या मिला तुम्हें यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू आर। मतलब कहने का क्या है, मैं तुम्हें ऑलरेडी कह रहा था कि थर्ड लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा। किसका फॉर्मूला मिला यहाँ पर तुम्हें, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला मिला। मतलब अब मैं जब भी रिएक्शन फोर्स की बात करूंगा तो मैं रिएक्शन फोर्स को क्या लिखा करूंगा, न्यू आर। माइंड में सेट कर लो, तो इस चीज को माइंड में फेवरेट लगा के चिपका लो। ठीक है, चलिए डन है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट करना। थैंक यू, आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी और टुमारो वी विल मीट यू विद नेक्स्ट न्यू टॉपिक।